मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज बात करेंगे आपसे उत्तर प्रदेश पुलिस की उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम मूल विधि के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और ये टॉपिक होगा आपका अधिनियम से संबंधित। तो इसमें आज बात करेंगे आपका द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह अधिनियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़, चूँकि पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट एक वैश्विक और ज्वलंत मुद्दा आधुनिक समय में बना हुआ है, तो इससे क्वेश्चन आना काफ़ी स्वाभाविक है। तो इस अधिनियम को थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे और आपको बता दें कि इस अधिनियम में टोटल 4 अध्याय और 26 सेक्शन है। इसे हम 2 पार्ट में बनाएंगे क्योंकि यह अधिनियम आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको शार्ट ना करके बल्कि डिटेल में बात करेंगे, इसलिए 2 पार्ट में बनाएंगे। पहला पार्ट आपका अध्याय 1 और अध्याय 2 से संबंधित होगा और दूसरा पार्ट होगा जिसमें अध्याय 3 और अध्याय 4 होगा। तो इसके पहले पार्ट में हम लोग आपसे बात करेंगे कि पर्यावरण है क्या और पर्यावरण की परिभाषा किसके संदर्भ में बनाई गई है, पर्यावरण को लेकर के भारत में क्या कानूनी प्रावधान किया गया है और ये प्रेरणा कहाँ से मिली, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो सबसे पहली चीज़, पर्यावरण आज एक वैश्विक समस्या बन चुकी है, पूरे विश्व की, पूरे मानवता की समस्या बन चुकी है। और इसको लेकर के 1972 में यानी 1972 में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। भारत भी उस सम्मेलन का सदस्य था, हिस्सा था। तो उस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया, यह निश्चय किया गया कि प्रत्येक राष्ट्र पर्यावरण के संवर्धन और संरक्षण के लिए अपने देश के अंदर ऐसी कानूनी व्यवस्था करे, ऐसी विधिक व्यवस्था करे जिससे पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन में सहायता मिले और उसका उल्लंघन करने पर व्यक्ति को दंडित किया जा सके, इसे कठोरता से लागू किया जा सके। तो भारत भी इससे सहमत होता है और इसमें हुए विनिश्चयों का समर्थन करता है। अच्छा, ठीक 10 साल 12 साल बाद जो है 1984 में ये कानून आता, उससे ठीक पहले जो है 1984 में भोपाल में एक औद्योगिक दुर्घटना हो गई जिसे आप सब लोग जानते होंगे। ये दिसंबर 1984 में हुई थी, जिसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। इसमें एक कार्बाइड फैक्ट्री थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड के लीक करने की वजह से बहुत ही बड़े पैमाने पर लोग मारे गए थे, बहुत बड़े पैमाने पर हानि हुई थी। तो इसको लेकर के पब्लिक में काफ़ी आक्रोश था। इसको भारत सरकार ने रेफरेंस में लिया और ये आवश्यकता महसूस की गई कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए जिससे इस तरह की यूनिटें जिनमें दुर्घटना हो सकती है उनको रोका जाए, या उनको आबादी परिसर से ऐसी जगह बनाया जाए कि जिससे इतने बड़े पैमाने पर जनहानि ना हो। अच्छा, साथ ही भारत ने संदर्भ बनाया भारत के संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन जो 21 है जिसमें कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो इसी के साथ उसमें कहा गया है कि यह हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि उसे स्वच्छ जलवायु और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए। दूसरी चीज़, हमारा संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, इसमें अनुच्छेद 48A में कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य सरकार कानून बनाएगी। यदि राज्य सरकार अच्छी स्थिति में रहती है, लोक कल्याण में रहती है, तो पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रयास करेगी। तीसरा पॉइंट, भारतीय संविधान का ही मौलिक कर्तव्य जो है आपका भाग 4 का 51 का, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह नदी, झील, तालाब, वन, प्राणी, जीव आदि के प्रति दया का भाव रखे और इनका संवर्धन व संरक्षण करे। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो संविधान में किए गए इन प्रावधानों को आधार बनाते हुए, साथ ही 1986 में एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था MC मेहता बनाम भारत संघ मामले में। तो इन चीज़ों को रेफरेंस में रखते हुए भारत सरकार 1986 में यह अधिनियम लाती है जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
1986 कहा गया। यह अधिनियम टोटल 4 अध्यायों में बटा हुआ है और 26 सेक्शन यानी धाराएं हैं। तो इसके एक एक पॉइंट पर हम आपसे डिटेल में बात करेंगे कि पर्यावरण की परिभाषा किसके संदर्भ में बनाई गई है। आपको बता दें कि जो आज का मानव है ये पर्यावरण से अलग हो गया है, यानी एक अलग यूनिट के रूप में स्थापित हो गया है। कभी यह मानव पर्यावरण का ही हिस्सा होता था। आपको भी मालूम है कि जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं डेवलप हुई हैं, जितनी भी प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ है वो नदियों के किनारे हुई हैं। क्यों? आज की तरह से हमें जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे हम इंजन लगा करके, ट्यूबवेल लगा करके, मशीनरी लगा करके पानी नहीं निकाल लेते हैं। हम पूरी तरह से पानी के लिए किस पे डिपेंड थे? प्रकृति पे डिपेंड थे, नैसर्गिक पर्यावरण पर डिपेंड थे। लेकिन आज हमने एक कृत्रिम पर्यावरण बना दिया है, शहर बना दिया है, अपार्टमेंट बना दिया, बिल्डिंग बना दिया, शॉपिंग मॉल बना दिया। तो ये क्या है? ये कृत्रिम पर्यावरण है। और नैसर्गिक पर्यावरण क्या है? आपकी नदी हो गई, झील हो गई, वन हो गए, जीव हो गए। कभी कोई जीव पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर पर्यावरण के लिए कोई हानिकारक प्राणी मौजूद है इस पृथ्वी पे तो वो सिर्फ मानव है, यानी मानव पर्यावरण के अगेंस्ट खड़ा है। और कौन सा मानव? प्राचीन मानव तो पर्यावरण का ही हिस्सा था, उसका पर्यावरण के साथ तारतम्यता थी, पूरी तरह से पर्यावरण पर डिपेंड था। आज का आधुनिक मानव जो तकनीकी से लैस और अपने आप को सभ्य कहता है, वह मानव पर्यावरण के विपरीत खड़ा हुआ है, अगेंस्ट खड़ा हुआ। और इस मानव को पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन के लिए ही ये कानून लाया गया है और अन्यथा की स्थिति में दंड का प्रावधान किया गया। तो इस कानून के बारे में हम आपसे डिटेल में बात करेंगे एक एक पॉइंट पर, और परिभाषा से लेकर के संवैधानिक प्रावधान से लेकर के एक एक चीज़ें बिल्कुल क्लियर कराएंगे। इसे आप इत्मीनान से पूरा देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, और अगर कोई कन्फ्यूज़न या संशय होता है तो आप हमें लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपकी समस्या का निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए आइए पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है कि इस अधिनियम के संदर्भ में पर्यावरण के बारे में परिभाषा क्या हो सकती है। पर्यावरण को मनुष्य के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। मानव के चारों ओर व्याप्त अन्य समस्त, यानी मानव को छोड़कर। हमने आपको बताया कि मानव पहले कभी पर्यावरण का हिस्सा था, बट आज वो पर्यावरण के विपरीत एक कृत्रिम पर्यावरण में खड़ा है। तो यहाँ पे मानव के चारों ओर व्याप्त अन्य समस्त जैव एवं अजैव, यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग को उसका पर्यावरण घोषित कर दिया गया है। हालांकि प्राचीन मानव पर्यावरण का हिस्सा था, किंतु आज का विकसित एवं तकनीकी से समृद्ध मानव ने प्राकृतिक पर्यावरण के विपरीत एक मानव निर्मित पर्यावरण खड़ा कर दिया है, और इसके नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि के रूप में हमें दिखाई पड़ने लगे हैं। आइए अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, पर्यावरण की समस्या एक वैश्विक समस्या है। हमने आपको शुरू में बताया कि यह एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है। तो पर्यावरण की समस्या एक वैश्विक समस्या है, यानी पूरे विश्व की समस्या बन गई है। और इसी को संदर्भ में रखते हुए जून 1972 में स्टॉकहोम, ये स्वीडन का शहर है, स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के मानवीय पर्यावरण सम्मेलन में यह विनिश्चय किया गया था कि पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए समुचित कदम उठाए जाएं। भारत भी इस सम्मेलन में भाग लिया और सम्मेलन में हुए विनिश्चयों के प्रति शपथबद्ध था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया उसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि उस समय एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में, जिसमें यह विनिश्चय किया गया था कि जो सदस्य राष्ट्र हैं वो पर्यावरण को लेकर के गंभीर हों और इसके संदर्भ में ऐसे विधिक प्रावधान अपने राष्ट्र में करें जिससे पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करने में सहायता मिले। भारत भी इस सम्मेलन का सदस्य था और भारत ने भी इन पे हुए जो समझौते थे, जो इनमें विनिश्चय किया गया था, उसमें अपनी सहमति जताता है। साथ ही दैट टाइम जो है, इसी के साथ दूसरा बड़ा एक कारण और आया। दिसंबर 1984 मध्य
प्रदेश में, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में एक हुई औद्योगिक दुर्घटना। अच्छा, ये औद्योगिक दुर्घटना क्या थी? मध्य प्रदेश के भोपाल में जो है एक कार्बाइड फैक्ट्री थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड के लीक हो जाने के कारण से काफ़ी बड़ी दुर्घटना हुई, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे और इसको लोगों के मन में इसको लेकर के काफ़ी आक्रोश था, काफ़ी गुस्सा था, तो इसको संदर्भ में रखा और इसी के साथ कुछ संवैधानिक प्रावधानों को आधार बनाते हुए ये आपका अधिनियम लाया गया। तो अगला पॉइंट देखें जिसमें संवैधानिक प्रावधानों पर बात की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, भारत सरकार ने इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहा गया है और जिसके अंतर्गत प्रदूषण मुक्त हवा एवं स्वच्छ पेयजल का अधिकार शामिल है, ये फंडामेंटल राइट्स में आता है। तो भारत सरकार ने इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दिया है, जिसके अंतर्गत प्रदूषण मुक्त हवा एवं स्वच्छ पेयजल शामिल है। अनुच्छेद 48A जिसमें पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन है, ये नीति निर्देशक तत्व में है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन। अनुच्छेद 51A ये मौलिक कर्तव्य में है, भाग 4 का में प्राकृतिक पर्यावरण, झील, नदी, वन आदि के संवर्धन एवं संरक्षण का कर्तव्य तथा 1986 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा MC मेहता बनाम भारत संघ के केस में दिए गए निर्णय को आधार बनाते हुए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाने की जो पृष्ठभूमि है वो 3 पॉइंटों से गुजरती है। पहला हमने आपको बताया कि 1972 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को लेकर के कानून बनाने की आवश्यकता महसूस की गई और इस सम्मेलन का भारत भी हिस्सा बना और इस सम्मेलन में हुए विनिश्चयों के प्रति भारत शपथबद्ध था, उसके निर्णयों से समर्थन जताता था भारत। साथ ही 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी में लोगों के आक्रोश एवं भारतीय संविधान में दिए गए प्रावधानों को आधार बनाते हुए 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, यह अधिनियम यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, यह अधिनियम 23 मई 1986 को, ये डेट आप ध्यान रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है। यह अधिनियम 23 मई 1986 को पारित हुआ यानी अधिनियमित हुआ तथा 19 नवंबर 1986 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है, 23 मई 1986 को पारित हुआ है और 19 नवंबर 1986 को ये प्रदत्त या प्रवर्तन में आया या लागू हुआ। इसकी अधिकारिता संपूर्ण भारत है, इसका विस्तार क्षेत्र संपूर्ण भारत है। दूसरा पॉइंट, इस अधिनियम के प्रावधानों को 4 अध्याय एवं 26 धाराओं में बांटा गया है। कहने का मतलब ये है कि इस अधिनियम में 4 अध्याय हैं जिसके अंतर्गत 26 धाराएं हैं। तो अब आपसे एक एक अध्याय और उनके सेक्शनों पे बात करूंगा, तो डिटेल में आप देखिए। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये आपका पार्ट 1 होगा, पार्ट 1 में अध्याय 1 और अध्याय 2 पे बात करेंगे, शेष आपका 2 अध्याय यानी 3 और 4 उसके सेक्शन पे पार्ट 2 में बात करेंगे। तो आइए पहले अध्याय पर। अधिनियम का अध्याय 1 जिसमें प्रारंभिक लिखा गया है। अधिनियम के अध्याय 1 में 2 धाराएं हैं। पहले में संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होने के बारे में बताया गया है, जबकि अध्याय 2 में इस अधिनियम के संबंध में, इसे प्रवर्तन में लाने में, इसे व्यवहार में लाने में परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो अधिनियम की धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं लागू होना और धारा 2 में परिभाषाओं के बारे में बताया गया है। धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं लागू होना। तो संक्षिप्त नाम से आप पहले ही परिचित हो चुके हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये इसका संक्षिप्त नाम होगा। यह संपूर्ण भारत में लागू होगा, इसकी अधिकारिता या विस्तार संपूर्ण भारत होगा। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र सरकार इसे राजपत्र में, राजपत्र का मतलब होता है
कि सरकारी गजट यानी सरकार का गजट, शासन का गजट, तो राजपत्र में नियत तिथि पर अधिसूचना द्वारा इसे लागू करेगी। लागू होने की तिथि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है। ये अलग अलग राज्यों के लिए है कि उसकी परिस्थितियां क्या हैं, वो लागू करने की स्थिति में है या नहीं है। तो भिन्न भिन्न राज्यों के लिए ये तिथियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं, किंतु केंद्र सरकार ने इसे 19 नवंबर 1986 को पूरी तरह से लागू कर दिया था। तो आपने धारा 1 देख लिया जिसमें ये आपके पॉइंट दिए, उन्हें नोट कर लीजिएगा। आइए अधिनियम की धारा 2 पर। अध्याय 1 की धारा 2 जिसमें परिभाषाओं के बारे में बताया गया है। तो सेक्शन 2 डेफिनीशन यानी परिभाषाएं, इसके अंतर्गत अधिनियम के संदर्भ में तथा अधिनियम को लागू करते समय व्यवहार में आने वाली परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है। 2 का में पर्यावरण को परिभाषित किया गया है। तो बड़ी सिंपल सी परिभाषा है, इसमें 3 से 4 परिभाषाएं हम आपको बताएंगे। 2 में पर्यावरण, इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वायु, भूमि, वन, पौधे आदि तथा सूक्ष्म जीव, प्राणी एवं मानव के अंतर संबंधों को पर्यावरण कहा गया है। आपको क्लियर हो गया होगा कि इस अधिनियम के तहत उसको प्रवर्तन में लाते समय जो पर्यावरण की डेफिनीशन होगी उसमें आप देखिए मानव के अंतर संबंधों को, मैंने आपको बताया था कि मानव को एक अलग यूनिट के रूप में खड़ा कर दिया गया है, लेकिन यही मानव कभी पर्यावरण का हिस्सा होता था। जैसे प्राणी बात की गई है जिसमें जीव जंतु आपके आते हैं, इसी तरह से मानव भी एक पर्यावरण का ही हिस्सा था, लेकिन आज इसने एक कृत्रिम पर्यावरण खड़ा कर दिया है जो कि नैसर्गिक पर्यावरण के बिल्कुल अगेंस्ट है, विपरीत है। तो इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वायु, भूमि, वन, पौधे आदि तथा सूक्ष्म जीव, प्राणी एवं मानव के अंतर संबंधों को पर्यावरण कहा गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट डेफिनेशन आप देखेंगे 2 में कहा गया है पर्यावरण प्रदूषक और 2 में कहा गया है पर्यावरण प्रदूषण। तो पहले आप पर्यावरण प्रदूषक को समझेंगे और अगर पर्यावरण प्रदूषक क्लियर होता है तो पर्यावरण प्रदूषण क्लियर हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषक की परिभाषा दी गई है, ऐसे ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ जो वायु या जल में इतनी मात्रा में यानी सांद्रता में घुले हैं जिससे पर्यावरण को क्षति हो सकती है या होने की संभावना हो सकती है, किंतु यही मात्रा यदि कम है तो इससे पर्यावरण को हानि नहीं होगी। यानी किस कंडीशन पर उसे पर्यावरण प्रदूषक कहा जाएगा? ऐसे ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ जो कि वायु या जल में इस सांद्रता में घुले हुए हैं। अगर आप देखा जाए यहाँ पे, अगर आप व्हीकल्स की बात करें, वाहनों की बात करें, तो लगातार इसमें के पोल्यूशन में सुधार के लिए वाहनों के वर्जन को चेंज किया जा रहा है, उसके स्टैंडर्ड को, मानक को चेंज किया जा रहा है। जो पहले वाहन चलते थे उनको मॉडिफाइड किया जा रहा है कि अगर इस मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन करेंगे तो पर्यावरण को हानि नहीं होगी या कम से कम हानि होगी। तो इसी तरह से यहाँ पे कहा गया है कि यदि कम मात्रा में यही उत्सर्जन होता है यानी सांद्रता कम मात्रा में होती है वायु और जल में, तो इससे पर्यावरण को हानि नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 2 पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण का मतलब है पर्यावरण में पर्यावरणीय प्रदूषणों की उपस्थिति ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। यानी पर्यावरण में यदि पर्यावरणीय प्रदूषक उपस्थित है तो इसे ही पर्यावरण प्रदूषण कहा जाएगा। तो इनकी उपस्थिति ही पर्यावरण में पर्यावरण प्रदूषण कहा जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है 2 और 2 में लिखा है किसी पदार्थ के संबंध में हथालना यहाँ पे शब्द थोड़ा सा अजीब सा लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है इसको मैंने लिख दिया है। यहाँ हथालना का अर्थ संभालना या हैंडलिंग करना होता है, हैंडलिंग करना। तो आप बेसिकली ध्यान रखिएगा किसी चीज़ को हैंडल कैसे किया जाना है। तो इसके अंतर्गत ऐसे पदार्थ का विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, प्रसंस्करण, अभिक्रियान्वयन, पैकेज, भंडारण, परिवहन, उपयोग, संग्रहण, विक्रय के लिए प्रस्थापन,
अंतरण या वैसी संक्रियाओं से है, यानी ऐसे पदार्थों का हैंडलिंग करना जो इन सब के लिए, इनकी संक्रियाओं के लिए उपस्थित है या भाग लेता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी पदार्थ के संबंध में हथालना या उसको हैंडल करना, उसको संभालना एक तरह से, तो इसके अंतर्गत ऐसे पदार्थ का विनिर्माण आ जाएगा। प्रसंस्करण, अभिक्रियान्वयन, पैकेज हो गया, भंडारण हो गया, परिवहन हो गया, उपयोग हो गया, संग्रहण हो गया, विक्रय के लिए प्रस्थापन हो गया, अंतरण या वैसी ही संक्रियाएं आ जाएंगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट डेफिनेशन आपके सामने दो और लिखी हुई हैं, दो अंगा और दो चा। तो दो अंगा में कहा गया है परिसंकटमय पदार्थ। परिसंकटमय पदार्थ में क्या आएगा, कोई ऐसा पदार्थ या निर्मित जो अपने रासायनिक या भौतिक गुणों के कारण, जो अपने रासायनिक या भौतिक गुणों के कारण या व्यवहार के कारण मानव, अन्य जीवित प्राणियों या पौधों, सूक्ष्म जीवों या संपत्ति या पर्यावरण को हानि पहुंचाए, तो वह परिसंकटमय पदार्थ कहा जाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको कि दो अंगा में परिसंकटमय पदार्थ की डेफिनेशन दी गई है। तो ऐसा पदार्थ या निर्मित जो अपने रासायनिक या भौतिक रासायनिक गुण के कारण या व्यवहार के कारण मानव, अन्य जीवित प्राणियों या पौधों, सूक्ष्म जीवों, संपत्ति, पर्यावरण को हानि पहुंचाता है, तो परिसंकटमय पदार्थ कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दो चा, ये लास्ट परिभाषा है। दो चा में कहा गया है किसी कंपनी या कारखाने का अधिष्ठाता। अधिष्ठाता का मतलब रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ऐसा रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ऐसा अथराइज्ड पर्सन कंपनी का जो वहाँ पे काम करने वाले व्यक्तियों पर नियंत्रण रखता हो, वहाँ पे परिसर जो उसका है जहाँ पे उत्पादन हो रहा है उस पर नियंत्रण रखता हो, वहाँ के जो स्टोर रूम है उन पे नियंत्रण रखता हो। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, किसी कंपनी या कारखाने का अधिष्ठाता यानी ऐसा व्यक्ति जिसका कारखाने में काम करने वाले व्यक्तियों, कारखाना परिसर एवं उत्पादन होने वाले या रखने वाले पदार्थों पर नियंत्रण हो, यानी जिसे मालिकाना हक प्राप्त हो, तो इसे अधिष्ठाता कहा जाएगा। तो इस तरह से अध्याय 1 की धारा 2 में आपने जो परिभाषाएं देखी हैं इनको ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट अध्याय पर, अध्याय 2 पर। आ जाइए अधिनियम के अध्याय 2 पर। अधिनियम का अध्याय 2 जिसमें केंद्रीय सरकार की साधारण शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो अगर अध्याय 2 का चैप्टर नाम पूछा जाए कि क्या है, अध्याय 2 में क्या दिया है, तो केंद्रीय सरकार की साधारण शक्तियां दी हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की साधारण शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इसमें धारा 3 से लेकर के 6 तक हैं, यानी सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6। तो अध्याय 2 में हम टोटल 4 धाराएं पढ़ेंगे। इसकी धारा 3 कहती है कि केंद्रीय सरकार की पर्यावरण के संरक्षण और सुधार करने के लिए उपाय करने की शक्ति, यानी केंद्रीय सरकार की पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है धारा 3 में। और इस धारा की 3 उपधाराएं बताई गई हैं। तो धारा 3.1, 3.2 और 3.3। 3.1 में कहा गया है कि इसके अंतर्गत केंद्र सरकार को इस अधिनियम के दायरे में, यानी इस अधिनियम के अधीन रहते हुए पर्यावरण की गुणवत्ता यानी क्वालिटी में सुधार लाने, संरक्षण करने एवं पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण हेतु सभी प्रकार के उपाय करने की शक्ति प्राप्त होगी। तो आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके सब सेक्शन जरूर ध्यान रखिएगा। धारा 3 में कहा गया है कि केंद्रीय सरकार की पर्यावरण के संरक्षण और सुधार करने के लिए उपाय करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए नियमन कर सकती है, नियम बना सकती है, उपाय कर सकती है जैसा वो चाहे। अच्छा, इसके सब सेक्शन 3.1 में कहा गया है कि केंद्र सरकार
को इस अधिनियम के अधीन रहते हुए, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन रहते हुए पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने, संरक्षण करने एवं पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण हेतु सभी प्रकार के उपाय करने की शक्ति प्राप्त है। जबकि इसकी उपधारा 2 में यानी सब सेक्शन 3(2) में कहा गया है कि इन विषयों पर केंद्र सरकार नियम बना सकती है, और धारा 3(3) में कहा गया है कि इन नियमों को लागू करने के लिए प्राधिकरणों का गठन कर सकती है। तो आइए देखते हैं इसकी धारा 3(2). आपके सामने अधिनियम का सेक्शन 3 का उप सेक्शन 2 लिखा है, यानी 3 की धारा 2, उपधारा 2। तो इसमें लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत विशेष रूप से धारा 3 की उपधारा 3(1) की, इसके अंतर्गत विशेष रूप से धारा 3 की जो उपधारा है 3(1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे उपायों के अंतर्गत निम्नलिखित सभी अथवा किसी एक के संबंध में उपाय किए जा सकेंगे। आपको यहाँ पे स्पष्ट कर दें कि अध्याय 2 की जो धारा 3 है इसके 3 उप सेक्शन हैं। तो सेक्शन 1 में कहा गया है, 3(1) में कहा गया है कि केंद्रीय सरकार पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और उसमें सुधार, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ऐसे उपाय कर सकेगी जो उचित हो, जो सरकार चाहे वो उपाय कर सकेगी। और धारा 2 में कहा गया है कि धारा 1 की व्यापकता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, धारा 1 की व्यापकता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले निम्नलिखित के बारे में अथवा किसी एक के बारे में। तो निम्नलिखित से क्या तात्पर्य है? तो इसके संदर्भ में इस सेक्शन में 14 पॉइंट बताए गए हैं, 1 से लेकर के 14 पॉइंट बताए गए हैं। तो निम्नलिखित सभी अथवा किसी एक के संबंध में उपाय किए जा सकेंगे। तो सेक्शन 1 में लिखा हुआ है, उपधारा 1 में लिखा हुआ है कि सरकार इस अधिनियम के अधीन रहते हुए ऐसे उपाय कर सकेगी, और धारा 2 में लिखा हुआ है कि इन पॉइंटों के लिए उपाय कर सकेगी, लेकिन इस चीज का ध्यान रखेगी कि धारा 1 की व्यापकता पे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा, माइनर सा डिफरेंस है। उसमें कहा गया है कि वह ऐसा कर सकती है, और धारा 2 में कहा गया है कि इनके बारे में या किसी एक के बारे में कर सकती है। लेकिन इसको करते समय, प्रावधान करते समय, नियमावली बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि धारा 3 की उपधारा 1 की जो व्यापकता है उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो इसके हम आपको 14 पॉइंट दिखाते हैं, वो कौन से पॉइंट हैं जिसके बारे में केंद्र सरकार प्रावधान कर सकती है। आइए देखते हैं। ये पॉइंट आपके सामने लिखे जा रहे हैं और आप इनको ध्यान से देखिएगा। अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 जिसमें कहा गया है कि इनके संबंध में उपाय करने की शक्ति केंद्र सरकार को होगी, और केंद्र सरकार इन सबके बारे में या किसी एक के बारे में उपबंध कर सकेगी, और इस उपबंध को करते समय इस चीज़ का ख्याल रखेगी कि धारा 3 की उपधारा 1 की व्यापकता का उल्लंघन ना हो। तो पहला पॉइंट इसमें है, राज्य सरकारों, अधिकारियों एवं प्राधिकरणों, राज्य सरकारों, अधिकारियों एवं प्राधिकरणों द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाई गई विधियों, नियमों एवं तत्समय का मतलब करेंट में यानी दैट टाइम, तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधियों के मध्य कार्रवाई करते समय समन्वय स्थापित करना। आप समझ गए होंगे कि क्या पॉइंट है। केंद्र सरकार इस पर नियमन कर सकती है कि स्टेट गवर्नमेंट अधिकारियों एवं प्राधिकरणों द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाई गई विधियों, नियमों एवं तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधियों के मध्य कार्रवाई करते समय समन्वय स्थापित करना। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण एवं उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बनाना एवं उसको पूरा करना। नेक्स्ट पॉइंट 3 नंबर है, पर्यावरण के विभिन्न आयामों के संबंध में उसकी गुणवत्ता के लिए मानक तय करना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनके बारे में नियम बना सकती है। अगला पॉइंट आइए देखिए। नेक्स्ट पॉइंट 4 नंबर आप देखिए,
विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन का मानक तय करना। चौथा पॉइंट है विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन के लिए मानक तय करना। 5 नंबर पे लिखा हुआ है ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण करना जिन क्षेत्रों में उद्योग प्रसंस्करण या संक्रियाएं नहीं चलाई जाएंगी। ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण करना जिन क्षेत्रों में उद्योग प्रसंस्करण या संक्रियाएं नहीं चलाई जाएंगी या फिर कुछ सिक्योरिटी के साथ चलाई जाएंगी, कुछ रक्षा उपायों के साथ चलाई जाएंगी। और 6 नंबर पे लिखा हुआ है ऐसी दुर्घटनाओं के निवारण की प्रक्रिया को अपनाना या रक्षा उपाय अपनाना जिससे पर्यावरण प्रदूषण हो सकता हो या होने की संभावना हो। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपके देखिए 7 नंबर, परिसंकट में पदार्थों को हथालना यानी संभालना जिससे पर्यावरण प्रदूषण होने की संभावना हो। तो परिसंकट में पदार्थों को हथालना यानी हैंडलिंग करना जिससे पर्यावरण प्रदूषण होने की संभावना हो। 8 नंबर है ऐसे विनिर्माण प्रक्रियाओं, सामग्री और पदार्थों की जांच करना जिससे पर्यावरण प्रदूषण होने की संभावना हो। 9 नंबर पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं को लेकर अन्वेषण एवं अनुसंधान करना तथा उसे लोगों तक पहुंचाना। और 10 नंबर पे लिखा है किसी परिसर, संयंत्र आदि का निरीक्षण करना और अधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश देना। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 11। तो 11 नंबर पॉइंट यानी 11 पे लिखा है पर्यावरण प्रयोगशालाओं और संस्थाओं की स्थापना करना या उन्हें मान्यता देना। 12 नंबर पे है पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित विषयों के संबंध में जानकारी इकट्ठा करना और उसका प्रचार प्रसार आम लोगों में करना। नेक्स्ट पॉइंट 13 नंबर पे लिखा है पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण एवं उपशमन से संबंधित पुस्तकें, पत्रिकाएं, पेंटिंग, स्लोगन आदि तैयार करना। ये लोगों को जागरूक करने के लिए पर्यावरण के संबंध में पत्रिकाओं में, पुस्तकों में, पेंटिंग्स में स्लोगन के माध्यम से, वॉल पेंटिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करना। और 14 नंबर पे लिखा हुआ है ऐसे अन्य विषय जो केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए उचित समझे उस पे वह कानून बना सकेगी या नियमन कर सकेगी। इसके लिए कोई खास व्यवस्था नहीं है, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट उचित समझती है वैसा वो कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ स्पष्ट नहीं की गई है। तो ये 14 पॉइंट आपकी धारा 3 की उपधारा 2 में दिए हुए हैं जिनमें कहा गया है कि केंद्र सरकार सभी पर या किसी पर वह नियम बना सकती है। बस ध्यान इतना रखना है कि यह धारा 3 की उपधारा 1 में जो उसकी व्यापकता है उसको प्रभावित न करे या उसके विरुद्ध न जाए या उसके प्रतिकूल न जाए। अब हम देखेंगे धारा 3 की उपधारा 3। आइए अगले पॉइंट। धारा 3 की उपधारा 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप इसको ध्यान रखिएगा। हमने आपको बताया था कि अधिनियम की धारा 3 में 3 उपधाराएं हैं यानी सब सेक्शन है। तो तीसरा सेक्शन इसका है कि इसके अंतर्गत केंद्र सरकार अधिनियम में किए गए प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिसूचना द्वारा, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा अधिनियम में दी गई शक्तियों के प्रयोग एवं कृत्यों के निर्वहन के लिए, अधिनियम में दी गई शक्तियों के प्रयोग एवं कृत्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकरणों का गठन कर सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। धारा 3 का सब सेक्शन 3 है कि इसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अधिनियम में किए गए प्रावधानों को लागू कराने के लिए अधिसूचना द्वारा राजपत्र में एक आदेश प्रकाशित करके जो अधिनियम में शक्तियां दी गई हैं उनके प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकरणों का गठन कर सकेगी और यह प्राधिकरण केंद्र सरकार के अधीन रहते हुए कार्य करेंगे। यानी जो प्राधिकरण सेंट्रल गवर्नमेंट गठित करेगी वह प्राधिकरण केंद्र सरकार के अधीन रहते हुए काम करेंगे। तो इस तरह से धारा 3 आपकी समाप्त होती है। आइए धारा 4 पर। धारा 4 आप देखिएगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अधिनियम के अध्याय 2 की धारा 4
अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियां एवं कृत्य। धारा 4 में कहा गया है कि इस अधिनियम को प्रयोजन में लाने हेतु अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी शक्तियां एवं उनके कार्य क्या होंगे। तो इसमें 2 सेक्शन सब सेक्शन है, धारा 4(1) और 4(2). 4(1) में कहा गया है कि इसके अंतर्गत केंद्र सरकार अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिकारियों की नियुक्ति जिस नाम से चाहे और जो उचित समझे नियुक्त कर सकेगी। यहाँ पे कुछ भी स्पष्ट नहीं है। धारा 4 में पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को स्वतंत्र कर दिया गया है कि वह इस अधिनियम यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की बात की जा रही है, इसको लागू करने के लिए, इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए वह अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी और जिस नाम से पद सृजित करना चाहे कर सकेगी, जो उचित चाहे वो कर सकेगी और साथ ही उन्हें उचित अधिकार और शक्तियां भी दे सकेगी जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे। यहाँ पे कोई स्पष्टीकरण नहीं है, ना पद के नाम का स्पष्टीकरण है, ना उसकी शक्तियां और अधिकार का स्पष्टीकरण है। ये टोटल गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, कि वो जैसा उचित समझे बशर्ते इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए तो वो स्वेच्छया अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है, उनका पद नाम बना सकती है और उन्हें अधिकार और शक्तियां सौंप सकती है। हाँ, धारा 4(2) में कहा गया है कि उपधारा 4(1) के तहत जो अधिकारी नियुक्त होंगे वो केंद्र सरकार या केंद्र सरकार द्वारा गठित प्राधिकरणों के अधीन ही रहते हुए अपने कृत्यों और शक्तियों का निर्वहन करेंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि धारा 4(1) के तहत यानी धारा 4 की उपधारा 1 में जिन अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी वे अधिकारी सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के गठित किए गए प्राधिकरण के अधीन रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। आइए नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाइए आप धारा 5 पर, और ये अध्याय 2 की धारा 5, निर्देश देने की शक्ति, केंद्र सरकार की निर्देश देने की शक्ति काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग एवं कृत्यों के निर्वहन के लिए किसी व्यक्ति, अधिकारी, प्राधिकरण को निर्देश दे सकेगी। आप ध्यान रखिएगा, अधिनियम की धारा 5 में निर्देश देने की शक्ति किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की निर्देश देने की शक्ति है। तो केंद्र सरकार इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग एवं कृत्यों के निर्वहन के लिए किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण को निर्देश दे सकती है और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी एवं प्राधिकरण ऐसे निर्देश का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा। वह व्यक्ति, वह अधिकारी, वह प्राधिकरण ऐसे निर्देश का जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस अधिनियम के कृत्यों के निर्वहन के लिए दिया गया है उसका अनुपालन करने के लिए वह बाध्य होगा। अन्यथा की स्थिति में अदरवाइज उसे अधिनियम की धारा 15 के तहत दंडित किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिए गए निर्देश का कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी और कोई प्राधिकरण उल्लंघन करता है या उससे अगेंस्ट जाता है तो उसे अधिनियम की धारा 15 के तहत दंडित किया जा सकेगा, जिसमें कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। यहाँ पे एक पॉइंट हमने नोट लिख दिया है कि आखिर ये निर्देश हो कौन से सकते हैं, किस प्रकार के निर्देश हो सकते हैं। तो ये निर्देश किसी उद्योग, संक्रिया या प्रक्रिया को बंद करने अथवा जल या विद्युत या किसी अन्य सेवा का विनियमन करने के लिए हो सकता है। तो ये नोट में लिखा हुआ है कि इनका यदि सेंट्रल गवर्नमेंट निर्देश देती है और अनुपालन करने में कोई अक्षम रहता है तो उसे इस अधिनियम की धारा 15 के तहत दंडित किया जाएगा। आइए अधिनियम की धारा 5 का पर धारा 5 का आप देखेंगे और आपको बता दें कि ये धारा 5 का जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील है, तो ये 2010 में जोड़ी गई है। बेसिकली मूल अधिनियम में यानी 1986 के अधिनियम में ये धारा नहीं थी, इसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के आने के बाद जोड़ा गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 5 का जोड़ करके। तो इसमें कहा गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के
प्रारंभ होने पर या उसके पश्चात, यानी शुरुआती दौर में या उसके बाद धारा 5 में दिए गए किसी निर्देश से पीड़ित है तो वह इसकी अपील राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी में कर सकेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और नया जोड़ा गया है राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील करने की शक्ति। इसमें 5 का के तहत ये बताया गया है कि ये जब आया अधिनियम, यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम जो है आपका 2010 जब आया, उस समय या उसके बाद कोई व्यक्ति अगर धारा 5 में दिए गए निर्देशों से पीड़ित है तो वह उसकी अपील जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण में कर सकेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अधिनियम की धारा 6 आपके सामने लिखी हुई है और ये आज फर्स्ट पार्ट की लास्ट धारा है। बाकी आपसे डिस्कस किया जाएगा अध्याय 3 और 4 में, वो सेकंड पार्ट में होगा। तो इस पार्ट की ये आखिरी धारा है, अध्याय 2 की धारा 6। पर्यावरण प्रदूषण का विनियमन करने के लिए नियम, पर्यावरण प्रदूषण का विनियमन करने के लिए नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार की। देखिए ये धारा 3 से टैली करती है और धारा 3 में कहा गया है कि केंद्र सरकार अधिनियम के अधीन रहते हुए पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए उपाय कर सकेगी, सभी उपाय कर सकेगी, ऐसा कहा गया धारा 3(1) में। और धारा 3(2) में कहा गया कि निम्नलिखित के लिए उपाय कर सकेगी या इनमें से किसी एक के लिए उपाय कर सकेगी। और धारा 3(3) में कहा गया कि इन उपायों के लिए वह प्राधिकरणों का गठन कर सकेगी। तो ये धारा 3 हो गई। धारा 6 बिल्कुल उसी के लिए बनाई गई है, यानी धारा 3 में जो उपाय करने की शक्ति है उन उपायों को लागू करने के लिए नियम बनाने की जो शक्ति है वह दी गई है धारा 6 में। तो धारा 6 में कहा गया है पर्यावरण प्रदूषण का विनियमन करने के लिए नियम। इसके 6(1) में कहा गया है इसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा धारा 3 में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं विषयों के लिए नियम बना सकेगी। धारा 3 में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं विषयों के लिए नियम बना सकेगी और ये नियम बनाने की शक्ति किसके पास होगी? केंद्रीय सरकार के पास होगी, भारत के संदर्भ में भारत सरकार के पास होगी। अच्छा, इसकी धारा 6(2) में क्या कहा गया है, यानी धारा 6 के सब सेक्शन 2 में क्या कहा गया है कि इसके अंतर्गत केंद्र सरकार निम्न विशिष्ट विषयों पर नियम बना सकती है। तो यहाँ पे जैसे धारा 3 की उपधारा 2 में कहा गया था कि इन विषयों पर वह उपाय कर सकेगी, तो इसी तरह से 6 की धारा 2 में कहा गया है कि निम्न विशिष्ट विषयों पर नियम बना सकेगी। तो कुछ नियम यहाँ पे हमने क्लियर करा दिए हैं, आप देख लीजिए। ये का, खा, गा, घा, अंगा करके हमने 4-5 लिख दिए हैं। पहला पॉइंट लिखा है विभिन्न क्षेत्रों और प्रयोजनों के लिए मिट्टी, जल, वायु की गुणवत्ता के मानक तय करने के लिए क्या होंगे? नियम बना सकेगी। खा में लिखा है भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए पर्यावरण प्रदूषकों की अधिकतम सांद्रता सीमा के लिए नियम बना सकेगी, यानी जल, वायु और ठोस, द्रव और वायु में जो प्रदूषकों की सांद्रता होगी यानी सीमा होगी वो क्या होगी, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बना सकेगी। गा पॉइंट में कहा गया है कि परिसंकट में पदार्थों को संभालने के लिए नियम बना सकेगी और घा में कहा गया है कि परिसंकट में पदार्थों का प्रतिषेध करने के लिए नियम बना सकेगी और अंगा में कहा गया है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में चलने वाले उद्योगों पर प्रतिषेध एवं निर्बंधन लगा सकेगी। तो इस तरह से धारा 6 में सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 देखिएगा। सब सेक्शन 1 में कहा गया है कि धारा 3 के सब सेक्शन 1 के लिए वह नियम बना सकेगी और धारा 6(2) में कहा गया है कि इन विशिष्ट विषयों के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी। तो धारा 3 में उपाय करने की सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्ति है और धारा 6 में नियम बनाने की शक्ति है। तो इस तरह से आपने देखा कि आपका जो है ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का भाग 1 यानी पार्ट 1 पूरा हो गया और हमने आपको बताया था कि अधिनियम थोड़ा सा विस्तृत है, इसलिए इसे पार्ट 1 पार्ट 2 में डाला जा रहा है और इसके
इसका रीज़न है कि क्वेश्चन कहीं से भी उठ सकता है, तो इसे हम प्रॉपर तरीके से देख पाएँ। तो पार्ट 1 अभी लोड कर दिया जाएगा, इसके बाद आप पार्ट 2 देखिएगा और दोनों को मिलाकर के नोट्स बनाइएगा। और जब आप दोनों को मिलाकर के नोट्स बनाएंगे तो वास्तव में कारगर तभी साबित होगा जब इसको प्रॉपर तरीके से आप समझेंगे। तो मिलते हैं आपको सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।